दूध का फटना हो या लोहे पर जंग लगना, ये जो रोज़मर्रा के बदलाव हम देखते हैं, ये असल में एक छिपे हुए कोड का हिस्सा है। एक ऐसा कोड जो हमारी दुनिया को चलाता है, और इसी कोड को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो चलिए आज इसी कोड को डिकोड करते हैं। कभी सोचा है कि आखिर गर्मियों में दूध खट्टा क्यों हो जाता है, या फिर नम हवा में लोहे की कील छोड़ने पर उस पर जंग क्यों लग जाती है? सुनने में ये दोनों सवाल बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? पर इनका जवाब एक ही बहुत दिलचस्प साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में छिपा है। दूध का खट्टा होना, अंगूर का फर्मेंट होना, खाना पकाना, पचाना, यहाँ तक कि हमारा सांस लेना, इन सब प्रोसेसेस में एक बात बिल्कुल कॉमन है। जो शुरुआती चीज़ थी वो पूरी तरह से बदल जाती है, उसकी पहचान ही बदल जाती है। और यही हमारा पहला सुराग है कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो आज का हमारा ये सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसी रिएक्शन को पहचानते कैसे हैं। फिर हम इसका कोड लिखना सीखेंगे, जिसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद हम इन इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे, अलग अलग तरह के रिएक्शंस को समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमारी रोज की जिंदगी से कैसे जुड़ा है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन की पहचान। देखिए, साइंटिस्ट भी जासूसों की तरह ही होते हैं। उन्हें कुछ खास सुरागों की तलाश होती है जो पक्के तौर पर बताते हैं कि कोई केमिकल बदलाव हुआ है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शुरुआती पदार्थ पूरी तरह से नए पदार्थों में बदल जाते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज भी एकदम नई होती हैं। यह सिर्फ कोई फिजिकल चेंज नहीं है, बल्कि मॉलिक्यूलर लेवल पर एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो वो सुराग क्या है? इसके 4 मुख्य संकेत हैं। पदार्थ की अवस्था बदलना, मतलब सॉलिड से लिक्विड या गैस बन जाना, रंग में बदलाव आना, किसी गैस का निकलना जैसे बुलबुले उठना, या फिर तापमान में बदलाव आना, यानी चीज का गर्म या ठंडा हो जाना। जैसे जब जिंक में एसिड मिलाते हैं तो गैस के बुलबुले निकलते हैं और बीकर गर्म हो जाता है। ये दोनों पक्के संकेत हैं कि रिएक्शन हो रहा है। अब देखिए, किसी भी रिएक्शन को लंबे लंबे वाक्यों में समझाना तो बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए केमिस्ट ने एक शॉर्टकट बनाया, केमिकल इक्वेशन। ये केमिस्ट्री की दुनिया का अपना एक कोड है। इसका सबसे आसान रूप है वर्ड इक्वेशन। मान लीजिए, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो एक तेज सफेद रोशनी निकलती है और एक सफेद पाउडर बनता है। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और एक तीर के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीर के बाईं तरफ जो होते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स, और दाईं तरफ जो बनता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। अगला स्टेप इसे और भी छोटा और सटीक बनाना है केमिकल सिंबल्स का इस्तेमाल करके। तो हमारी इक्वेशन अब बन जाती है Mg प्लस O2 तीर MgO। ये एक यूनिवर्सल कोड है जिसे स्केलेटल इक्वेशन कहा जाता है। लेकिन क्या ये इक्वेशन पूरी कहानी बता रही है? जरा ध्यान से देखिए। तीर के बाईं तरफ ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, लेकिन दाईं तरफ सिर्फ एक। यहां कुछ तो गड़बड़ है। ये तो प्रकृति के एक बहुत जरूरी नियम को तोड़ रहा है। और यही हमें हमारे अगले पड़ाव पर लाता है, इक्वेशंस को बैलेंस करना। ये एक तरीका है ये पक्का करने का कि हमारी केमिकल कहानी बिल्कुल सही है और वो यूनिवर्स के नियमों का पालन कर रही हैं। और वो नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बनता है और ना ही खत्म होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन के दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या बराबर होनी ही चाहिए। इसीलिए इक्वेशंस को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यहां लोहे की भाप के साथ रिएक्शन की एक अनबैलेंस्ड यानी असंतुलित इक्वेशन है। अब हम इसी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ये टेबल देखिए, ये समस्या को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। रिएक्टेंट्स की तरफ यानी लेफ्ट साइड में हमारे पास सिर्फ एक आयरन और एक ऑक्सीजन एटम है, जबकि प्रोडक्ट्स की तरफ यानी राइट साइड में 3 आयरन और 4 ऑक्सीजन एटम है। संख्याएं बराबर नहीं हैं, मतलब हमारा केमिकल हिसाब किताब गड़बड़ है। तो इसे ठीक कैसे करें? हम हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम सबसे कॉम्प्लेक्स चीज Fe3O4 से शुरू करते हैं और उसके ऑक्सीजन को बराबर करते हैं। इसके लिए हम लेफ्ट साइड में H2O के आगे 4 लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन गड़बड़ा गया तो हम राइट साइड में H2 के आगे 4 लगा देते हैं, और आखिर में आयरन को बैलेंस करने के लिए हम लेफ्ट साइड में Fe के आगे 3 लगा देते हैं। और ये रहा हमारा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन।
अब अगर आप गिनेंगे तो दोनों तरफ 3 आयरन, 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन एटम हैं। हमने साथ में S यानी सॉलिड और G यानी गैस के सिंबल भी जोड़ दिए हैं, जिससे ये इक्वेशन पूरी तरह से कंप्लीट और सटीक हो जाती है। बहुत बढ़िया। अब जब हम इस भाषा को समझ गए हैं तो हम केमिकल रिएक्शंस की अलग-अलग कहानियों या प्रकारों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। 2 मुख्य प्रकार हैं कॉम्बिनेशन और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कुछ बनाना। और डीकंपोजिशन ठीक इसका उल्टा है, जहां एक रिएक्टेंट टूटकर कई सारे प्रोडक्ट बनाता है, जैसे किसी चीज को तोड़कर अलग करना। रिएक्शंस को एनर्जी के हिसाब से भी बांटा जा सकता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी मतलब हीट बाहर निकलती है, जैसे गैस का जलना या हमारा सांस लेना, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस को होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जैसे हीट या लाइट, और ये अक्सर ठंडे महसूस होते हैं। कुछ और भी प्रकार हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव वाले को उसकी जगह से हटा देता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 कंपाउंड्स अपने पार्टनर्स की अदला बदली कर लेते हैं, जिससे अक्सर एक नया सॉलिड पदार्थ बनता है। तो चलिए अब इन सब कॉन्सेप्ट्स को वापस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। आखिर ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। यही कोरोजन यानी संक्षारण के लिए जिम्मेदार है। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना या तांबे पर हरी परत जमना। यही प्रोसेस खाने पीने की चीजों को भी खराब करता है, जिसे रैंसिडिटी कहते हैं। और पता है, यही कारण है कि चिप्स के पैकेट ऑक्सीजन के बजाय नाइट्रोजन गैस से भरे होते हैं, ताकि उन्हें ऑक्सीडाइज होने और खराब होने से बचाया जा सके। ये एक लाइन इस पूरे विषय का सार है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम सिर्फ फिर से अरेंज होते हैं, कुछ भी नया बनता नहीं है और कुछ भी खत्म नहीं होता है। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और केमिकल बदलावों का सबसे बड़ा सच। तो अब जब आप इस केमिकल कोड को समझने लगे हैं, अपने चारों ओर की दुनिया को एक नई नजर से देखिए। सोचिए और कौन कौन सी ऐसी अदृश्य रिएक्शंस हैं जो हर पल हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रही हैं।